हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका। फिर से हमारा जो स्टैटिक्स चल रहा है उसमें जो परिकल्पना की बात कर रहे थे हाइपोथेसिस की, उसी में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है आपको, देखिए एक नल हाइपोथेसिस है, उसको 9% सिग्निफिकेंस लेवल पे आपको चेक करना है। तो सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या होंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसेस, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है, यानी जो स्वीकार्य अस्वीकार्य कब कर दिया जाएगा। तो देखिए अस्वीकार कब किया जाएगा, जब हमारी वैल्यू क्या हो, 9% का मतलब होगा 9/100, यानी 0.09 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इससे ज्यादा कहाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है आपको कि यदि एक शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है तो परीक्षण आंकड़ों का मूल्य में होता है। देखिए अगर किसी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो जो रीजन होगा, जो हमारा, देखिए ये जो रीजन होता है ऐसे, ठीक है, नॉर्मल कर्व, तो ये एक्सेप्टेबल रीजन ये होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्टेबल रीजन होता है, और ये क्या होता है, क्रिटिकल रीजन, जिसको अल्फा बोलते हैं। अगर द्विपुच्छ टेस्ट है तो अल्फा बाई टू हो जाता है, डबल टेल जो होता है, तो ये हमारा रीजन होगा। तो एक्सेप्टेड रीजन। अब अगर इसकी वैल्यू, किसकी, जेड की जो वैल्यू निकालते हैं हम, जेड स्टैटिक की, अगर ये वैल्यू स्वीकार्य क्षेत्र में आती है तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाता है। तो इसका मतलब एक्सेप्टेड रीजन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अगर नल हाइपोथेसिस आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको कि द रेंज ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है उसकी रेंज क्या होती है। तो देखिए अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की रेंज की बात करते हैं तो जेड जो मॉडुलस होता है, जेड का जो आप क्या बोलते हैं आप, सापेक्ष मान जो होगा वो क्या होता है, जेड का मान होता है 0 से लेकर 1। अगर इसके बीच में, यानी ये होगा ना, हमारा पूरा रीजन जो होगा वो क्या होगा, 50% इधर डिवाइड हो जाता है, 50% ये, 50% इस साइड है। तो यहाँ पे मीन जो होगा वो क्या होता है, 0 मान लेते हैं जब जेड निकालते हैं, प्रमाणीकरण करते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होने वाली है, 0 से 1 के बीच होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि अल्फा यानी क्रिटिकल रीजन क्या है, 0.01%, यानी 1% पे हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसको। और नमूना जो जो सैंपल है वो कितने का है, 100 का है, यानी एन क्या है, 100 है। के आकार वाली जनसंख्या मध्य मध्य के बारे में दो पूछे परिकल्पना में स्वीकृत अस्वीकृत क्षेत्र होगा, यानी आपको क्या पूछा, अल्फा पूछा है, ठीक है। ये x.01 के लिए, राइट। तो उसके लिए z का मान जो होगा, देखिए अगर ये हम रीजन लेते हैं ये, तो ये हमारा क्या होगा, क्रिटिकल रीजन होगा, ठीक है। अल्फा कौन सा, इसके इस साइड और इसके इस साइड, ये क्रिटिकल। अब वो कह रहा है कि हमारे पास नमूना तो कितना भी हो कोई मतलब नहीं, जेड का मान क्या होगा। तो देखिए जेड का मान अगर हम 9.001 पे कर रहे हैं या 99% सत्यता चाहते हैं, यानी 1% पे टेस्ट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, 1% है या 0.01 में है, तो उस केस में जेड का मान जो होगा वो, देखिए अगर एक पूछ होता तो ये लेता मैं 2.56, ठीक है, सिग्मा, ऐसे लेते हैं। और अगर ये जेड का मान मतलब क्या होगा, 2.56 होगा। लेकिन ये कह रहा है कि द्विपुच्छ, यानी दोनों तरफ से डबल टेल्ड है, टू टू टेल्ड या डबल टेल्ड है, तो इसका मतलब आधा पार्ट इधर आ जाएगा अल्फा/2 और अल्फा/2 इधर आ जाएगा। तो यानी क्रिटिकल रीजन उस केस में क्या होगा, जेड का जो मान होगा इससे कम, किससे, इसका आधा कर दो आप, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, 1.28। तो इससे माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है, तो इससे इस साइड और इससे इस साइड, यानी ये वाला को करेक्ट ऑप्शन होगा आपको, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, जनसंख्या माध्य के मान पर एक परिकल्पना परीक्षण के लिए टी स्टैटिक, यानी छोटा सैंपल दे रखा है आपको। टी स्टैटिक का मतलब है छोटा सैंपल, राइट। तो जब छोटे सैंपल की बात करेंगे हम, तो उसके अंदर ये देखिए, एक मिनट, टी टी मान की गणना जब करते हैं तो वेरिएंस ज्ञात नहीं है हमें, यानी आपको जो है ना, जो पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस नहीं पता है, पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं पता है। तो इसका मतलब सिग्मा आपको नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा स्क्वायर नहीं पता है। तो अब देखिए स्टेटिशियन को क्या करना चाहिए फिर, कि उसकी जगह क्या यूज करे। तो वो सैंपल का यूज कर सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, अनबाइस्ड, एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर यूज करना चाहिए, यानी जो बाइस्ड ना हो उसको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सिग्मा, अगर पॉपुलेशन का पता है तो उसमें बाइस्ड और अनबाइस्ड का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमें उस केस में जब हम क्या ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, और सैंपल का मीन जो स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, क्योंकि हमें जेड का मान निकालने के लिए हमें पता है ना कि
एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ओवर रूट एन, ये यूज करते हैं। तो ये जो है ये पता नहीं पॉपुलेशन का, तो हम क्या करते हैं सैंपल के लिए भी मान लेते हैं इसको, और सैंपल के लिए जब लेते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, वो अनबाइस्ड होना चाहिए, वरना हमारा रिजल्ट क्या होगा, गलत प्रेडिक्शन देगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, देखिए निम्नलिखित में कौन सा टी टेस्ट सांख्यिकी के लिए पैरामीटर है, यानी अगर आपको टी टेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके लिए पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर क्या होता है, जैसे देखिए हम जेड के लिए करते हैं तो जेड के लिए पैरामीटर क्या होता है, एक तो एक्स बार होता है मीन होता है, और एक वो होता है सिग्मा, इसका इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे दो पैरामीटर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो आपके पास क्या हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसका पैरामीटर क्या होता है, पी होता है और एन होता है, एन और पी। ये कह रहा है कि अगर टी टेस्ट यूज कर रहे हैं, राइट, छोटे सैंपल की बात हो रही है, तो विच इज द फॉलोइंग विल बी टी टेस्ट स्टैटिक, यानी स्टैटिक टी टेस्ट निकालते हैं तो उसमें पैरामीटर क्या होता है, देखिए पहला देखिए अब वेरिएंस नहीं होता है, सैंपल मीन नहीं होता है, स्टैंडर्ड वेरिएशन भी नहीं होता है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जब जैसे ही छोटे टेस्ट की बात होती है यानी एन का मान 30 से कम हो जाता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है ना वो इफेक्टिव हो जाती है, तो इसका मतलब जो पैरामीटर होगा इसके लिए वो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। दो लघु प्रतिदर्श के मध्य अंतर का सार्थक परीक्षण जिसमें n1 और n2 इकाइयां हों की स्वतंत्रता संख्या होगी, देखिए दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग सैंपल हैं, और कौन से हैं, छोटे सैंपल हैं, यानी n का मान 30 से कम है, तो n1 और n2 इकाइयां हैं इसमें, तो स्वतंत्रता की संख्या मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया कि n1 माइनस वन पहले के लिए हो जाएगी, दूसरे के लिए n2 माइनस टू हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा n1 प्लस n2 माइनस टू, ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाली है सब छोटे सैंपल के लिए, लेकिन दो सैंपल दे रखे हो, तो अगर मान लो ये जो सैंपल है वो एक से लिया हो या पेयर बना दिए हो, राइट, पेयर बना दिए हो तो क्या करेंगे, पेयर बन जाएंगे तो यानी टोटल कितने होंगे, 2n, एन एक में होंगे, एन एक में, पेयर तो तभी बनेंगे ना, बराबर बराबर संख्या, यानी n1 और n2 बराबर हो गए, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो 2n माइनस वन होती है, लेकिन दो अलग अलग सैंपल हैं तो उनके लिए डिग्री ऑफ सैंपल क्या होगी, n1 प्लस n2 माइनस टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुणात्मक प्रतिदर्श यानी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स सैंपलिंग में से किस बंटन का अनुसरण करते हैं, देखिए अगर आपके पास गुणात्मक की बात आए तो गुणात्मक प्रतिदर्श जब भी करेंगे वो हमेशा क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कंटिन्यूस होता है, ठीक है, कंटिन्यूस होता है, ये भी हमें पता है कि लगा वो होता है, सतत होता है, कंटिन्यूस होता है, ये क्या होते हैं, पॉइंट वाइज होते हैं, यानी डिस्क्रीट टाइप का क्या है, डिस्क्रीट है, ठीक है, डिस्क्रीट, विवृत जिसको बोलते हैं, खुला जिसको बोलते हैं, विवृत अलग अलग वैल्यूज आती, तो जब भी गुणात्मक प्रतिदर्श होगा तो इसका ध्यान रखना, गुणात्मक मीन्स एट्रीब्यूट, सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, तो ये हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करेगा, फॉलो करता है। अगर आपको कहीं पे मान लो बाइनोमियल नहीं दे रखा होगा तो आपको चाई स्क्वायर टेस्ट, चाई स्क्वायर के बारे में बताएगा, तो उसमें भी क्या होता है, ये उसको मापने का मेथड है, एक्चुअली में चाई स्क्वायर मेथड जो है गुणात्मक प्रतिदर्श को मापने का ही मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए, देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी प्रमाणीकृत सामान्य बंटन स्टैंडर्डाइज यानी जेड में कन्वर्ट करने के बाद, जेड में कन्वर्ट करते हैं ना, के लिए माध्य तथा मानक विचलन का मान क्या होगा, मानक यानी हमें क्या बताना है, एक्स बार बताना है, मीन कितना होगा, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है। अगर मान लीजिए आपको क्या दे रखा हो, प्रमाणीकरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन जो है हम क्या लेते हैं, ऐसे देखिए ये वाला जो मीन होता है, जब प्रमाणीकरण कर दिया जाता है तो मीन जो है वो जेड की ये वैल्यू होती है यहाँ पे, और जेड यहाँ पे 0 होता है, और मैक्सिमम क्या होता है 0.5 इस टाइम इस साइड होता है, 0.5 इस साइड होता है, तो टोटल कितना होगा, देखो आप इसकी वैल्यू 0 से लेकर अगर इधर +1 मानते हैं तो इधर -1 हो जाएगा, यानी आधा आधा क्षेत्र डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब अगर जेड मॉडुलस की बात करता हूँ तो इसका मान जो है ना वो 0 से लेकर क्या होगा 1 के बीच में होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये रेंज तो हो जाएगी 0 से 1 के लिए,
और अगर मीन का मान का पूछे आपसे, तो मीन यहाँ पे हम 0 लेते हैं, z का मान 0 होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या लेंगे, 1 लेंगे, और ये मीन को हमेशा 0 मानते हैं। तो क्या आंसर होने वाला है, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रेंज के लिए पूछे तो 0 से 1 के बीच में होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। चलिए एक और जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखिए, कि अगर रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड डिफरेंस ऑफ मीन, देखिए हम जब सैंपल टेस्ट करते हैं, दो सैंपल को, अलग अलग सैंपल को अगर हमने क्या कर दिया, कंपेयर करना, तो दोनों के मीन का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 0 है। तो ये पहले सैंपल का मीन है, ये दूसरे सैंपल का मीन है। अगर मान लो मैं मीडियन में डिफरेंस करता हूँ, मीडियन ऑफ फर्स्ट और मीडियन ऑफ सेकेंड, ठीक है, तो इसको ये मान लूंगा नल हाइपोथेसिस, कोई बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि दो अलग अलग सैंपल्स हैं, ठीक है, दो नमूनों के माध्य का अंतर। अब इनका अंतर की जो स्टैंडर्ड एरर तो होती है, इसमें भी एरर होती है, इसमें भी होती है, इसका स्टैंडर्ड एरर हम लिखते हैं सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार, दोनों के माध्य का अंतर x1, और अगर इसको लिखूं मैं m1 माइनस m2, इनका अंतर किसके लिए, माध्य के लिए। ये स्टैंडर्ड एरर किसमें है, मीडियन में है, और ये स्टैंडर्ड एरर किसमें है, मीन में है। तो इन दोनों में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट होता है, वो क्या है, देखिए ए वाला पार्ट, सिग्मा m1 माइनस, यानी माध्यों का जो प्रमाप क्या है, त्रुटि है, सॉरी माध्य नहीं, जो मीडियन है, ठीक है, उनकी प्रमाप त्रुटि ये है, ये अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ क्या होती है, प्रमाप त्रुटि किसकी, माध्यों की। और अंडर रूट 2 का मान है ना, वो लगभग 1.703 ही होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 भी आपका करेक्ट है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहने वाला, ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही सही है। लेकिन देखिए ध्यान रखिए, ये तो मैं किस में निकाल रहा हूँ, मीडियंस की बात कर रहा हूँ। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हो तो क्या होगा, वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ टू सैंपल्स, यानी दो नमूने लिए, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, उनके अंतर की प्रमाप त्रुटि और माध्यों के अंतर की प्रमाप त्रुटि के बीच में क्या संबंध होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये पहले सैंपल का, ये दूसरे का, इनका अंतर लिया, उसकी प्रमाप त्रुटि, ये माध्यों की प्रमाप त्रुटि, राइट। इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होगा, 1/√2। उसमें मीडियन में क्या था, अंडर रूट 2, और इसमें है 1/√2, और 1/√2 का जो मान होता है वो नियरली 0.703 होता है। तो ये भी सही है आपका, यानी दोनों ऑप्शन, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में, राइट। तो ये क्या है, बोथ ए एंड बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। पहला वाला भी सही है, वही चीज दूसरे में लिखी हुई है, वही पहले में लिखी हुई है, बस डिफरेंस क्या है, उसमें 1/√2 लिख दिया, इसमें 1/√2 का मान लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मिस्टर, द वैल्यू ऑफ वेरिएंस फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी छोटे वाले सैंपल टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए प्रसरण का मान है सिग्मा स्क्वायर, या सिग्मा बोल दो, का मान क्या होगा। तो इसका मान देखिए, इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा ना मैं, नॉर्मल जो प्रसामान्य है, उसके लिए सिग्मा का मान, सिग्मा स्क्वायर का मान 1 ही होता है, सिग्मा का। अगर सिग्मा स्क्वायर 1 से ज्यादा है तो सिग्मा भी क्या होगा, 1 से ज्यादा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी, दोनों एक ही बात है, एक से थोड़ा सा ज्यादा आता है, एग्जैक्ट एक नहीं आता, उससे थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे एन बढ़ेगा, सैंपल साइज बढ़ती जाएगी, और एन का मान जब 30 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या मानते हैं कि बड़ा सैंपल हो गया। उस केस में ये स्टैंडर्ड डेविएशन है वो, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एन को बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान है ना, वो क्या होता है, एक की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, तो 1 की तरफ चला जाता है, राइट। तो इसमें हमें ध्यान रखना कि अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो उसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे एक ही बात है वो, राइट, या वेरिएंस पूछ रहा है, तो उस केस में इसका मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछता या जेड टेस्ट के लिए पूछता, जेड टेस्ट के लिए, तो उस केस में सिग्मा का मान 1 होता है, ठीक है। नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हम छोटे सैंपल की बात कर रहे हैं, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का काम होता है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह हम एन सैंपल साइज लेते हैं। दोनों में ये मेन डिफरेंस है। और इसके साथ साथ टी टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन में टी टेस्ट से हम बड़े सैंपल को भी क्या कर सकते हैं, लार्ज सैंपल जो होते हैं ना, उनको भी टेस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन
जब हम जेड टेस्ट करते हैं, ये बड़े सैंपल्स के लिए है, इसमें स्मॉल को नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। ये स्मॉल टेस्ट पे अप्लाई नहीं होता। अगर अप्लाई होता तो हमें ये जेड जेड डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की, टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे आपके एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।